हिंदी मैकेनिकल वॉइस जियांग चेंगे फर्स्ट हाई स्कूल के अवेकनिंग हॉल में गूंज रही थी। हजारों निगाहें एक साथ मुझ पर आकर टिक गईं। मैं अपनी फीकी पड़ चुकी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर धीरे धीरे कोने से मंच तक पहुंचा और अवेकनिंग स्टोन पर हाथ रख दिया। इस दुनिया में मॉन्स्टर्स हर जगह थे। क्लासेस साफ साफ बांटी हुई थी। कोई कौन सा टैलेंट अवेकन करता है, लगभग उसी से तय हो जाता था कि उसका भविष्य क्या होगा। यही तय करता था कि कोई इंसान ऊंचाइयों तक पहुंचेगा या हमेशा नीचे दबा रहेगा। इसलिए सबकी नजरें मुझ पर थी। लेकिन जब अवेकनिंग लाइट जली तो उसकी चमक इतनी कमजोर थी कि लगभग नजर ही नहीं आ रही थी। धूसर सफेद रोशनी की एक पतली परत मेरे शरीर पर तैर रही थी, जैसे हवा में कांपती हुई मोमबत्ती। हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया, फिर अचानक चारों तरफ हंसी फूट पड़ी। इसे अवेकनिंग कहते हैं? ये कैसी ग्रे लाइट है? इतना बेकार टैलेंट मैंने कभी नहीं देखा। रिकॉर्ड दर्ज करने वाले मेंटोर ने लाइट स्क्रीन की तरफ देखा और निराश होकर सिर हिला दिया। फिर उसने घोषणा की, लिन ऑन अवेकन टैलेंट, स्टोरेज स्पेस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्पेस वॉल्यूम, 1 क्यूबिक मीटर। बस इतना सुनना था कि पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। 1 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज स्पेस? ये तो जेब में रखा छोटा डिब्बा हुआ। इस टैलेंट के साथ लॉजिस्टिक्स में काम मांगोगे तो लोग मना कर देंगे। गरीबी इसकी हड्डियों तक में बसी हुई है। तभी पीछे से अचानक सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ। सारी निगाहें तुरंत उधर मुड़ गईं। झाओजे, लेवल 4 अवेकनिंग। ये तो एस रैंक टैलेंट होगा। रेड लोटस फ्लेम। झाओ फैमिली का ब्लड लाइन वाकई डरावना है। सुनहरी आग की लपटों के बीच झाओ फैमिली का यंग मास्टर झाओजे मंच पर चढ़ा। उसकी यूनिफॉर्म शानदार थी, चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वो उन लोगों में से था जो जन्म से ही दूसरों की मंजिल पर खड़े होते हैं। अब उसने टॉप टियर अटैक टैलेंट भी अवेकन कर लिया था। रिसोर्सेज, स्टेटस और फ्यूचर खुद उसके पास आने वाले थे। लेकिन वो लोगों की तारीफें सुनने नहीं गया। वो सीधे मेरे सामने आकर रुक गया। ऊपर से मुझे देखते हुए उसके होठों पर क्रूर मुस्कान उभर आई। लिनान। मैं सोच रहा था कौन है, तो ये तू है, नाले में छिपा हुआ चूहा। उसने आग से जलती उंगली मेरी छाती की तरफ तानी। लेवल 1 स्टोरेज स्पेस, सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर। बिल्कुल सही। जब तेरी गरीब बहन मर जाएगी तब उसके सामान रखने के काम तो आ ही जाएगा। जैसे ही उसने मेरी बहन का जिक्र किया, मेरी आंखों में हलचल आ गई। झाओ जे ने तुरंत ये बदलाव पकड़ लिया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। क्या हुआ? नाराज हो गया? तेरे जैसे लोग यहाँ खड़े होकर सांस भी लेते हैं तो जियांग चेंगे की हवा बर्बाद करते हैं। फिर उसने सीधे मेंटोर वांग की तरफ देखा। उसकी आवाज में सलाह नहीं, आदेश था। स्कूल में पुअर स्टूडेंट स्कॉलरशिप वाला वॉर एकेडमी सीट अभी भी इसके पास है ना? मेंटोर वांग का चेहरा सफेद पड़ गया। जी, एकेडमिक रिजल्ट्स और ओवरऑल इवैल्यूएशन के हिसाब से वो सीट मूल रूप से लिन आन के लिए थी, अब नहीं है, झाओ जे ने शांत आवाज में कहा। लेकिन उसके शब्दों में लोगों की किस्मत तय करने वाली ताकत थी। मैं अपने स्कूल में इस तरह के कचरे को रिसोर्सेज बर्बाद करते नहीं देखना चाहता। मेंटोर वांग ने हिम्मत करके कहा, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है। रूल्स? झाओ जे ठंडी हंसी हंसा। उसके शरीर की आग अचानक भड़क उठी। जियांग चेंगे में मेरी झाओ फैमिली जो कहती है वही रूल है। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। कोई मेरे लिए नहीं बोला, सब बस मुझे देख रहे थे। कुछ लोगों की आंखों में सिंपैथी थी, कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग मेरा टूटना देखना चाहते थे। लेकिन मैं नहीं टूटा। मैंने बस सिर उठाकर झाओ जे की तरफ देखा। मेरी आंखें बेहद शांत थी, इतनी शांत कि जैसे मैं किसी ऐसे इंसान को देख रहा हूँ जिसका भविष्य पहले ही खत्म हो चुका है। झाओ जे को मेरी यही नजर सबसे ज्यादा नापसंद थी। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। बहुत अच्छा, मुझे तेरी ये नजर बिल्कुल पसंद नहीं, दफा हो जा। मेंटोर वांग ने गहरी सांस ली और मेरे सामने एक फॉर्म रख दिया। साइन कर दो। ये विथड्रॉल फॉर्म है। इतने बेकार टैलेंट के साथ स्कूल में रहने का कोई मतलब नहीं। शहर के पूर्वी फैक्ट्री एरिया में नौकरी ढूंढ लेना, कम से कम पेट तो भर जाएगा। मैंने फॉर्म लिया, एक नजर डाली, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अपना नाम लिख दिया। मेरी लिखावट बिल्कुल स्थिर थी। साइन करने के बाद मैंने फॉर्म वापस दिया और मुड़कर बाहर निकल गया। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि मेरे सर्वाइवल रूल्स में एक बात हमेशा रही थी, मरे हुए लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए। जैसे ही मैं स्कूल के गेट से बाहर निकला, आसमान पूरी तरह काला हो गया। बिजली बादलों को चीरती हुई चमकी। तेज बारिश मेरे ऊपर टूट पड़ी। कुछ ही पलों में मैं पूरी तरह भीग गया, लेकिन मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी। मैं बस सुन्न होकर आगे बढ़ता रहा। तभी मेरी जेब में रखा टूटा फूटा सेकंड हैंड फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। मैंने कॉल उठाई। फोन के दूसरी तरफ अस्पताल की ठंडी आवाज सुनाई दी। ये सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल है। आपकी बहन लिन शिया की डिवाइन एसेंस डिटीरियोरेशन अचानक गंभीर हो गई है। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। 24 घंटे के अंदर आपको 1 लाख युआन जमा करने होंगे। स्पेशल मेडिसिन की फीस अलग है। अगर पैसे जमा नहीं हुए तो नियमों के अनुसार हमें इलाज रोकना पड़ेगा और मरीज को आईसीयू से बाहर करना पड़ेगा। 1 लाख युआन, ये संख्या हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर गिरी। अमीर लोगों के लिए ये सिर्फ एक नंबर था, लेकिन मेरे लिए ये ऐसी रकम थी जिसे मैं छू भी नहीं सकता था। मैं जल्दी से बोला, डॉक्टर प्लीज मुझे कुछ दिन और दे दीजिए। मैं जरूर। लेकिन कॉल कट चुकी थी। फोन में सिर्फ ठंडी बिजी टोन बची थी। मैं बारिश में खड़ा रहा। मेरी मुट्ठियां धीरे धीरे कसती चली गईं। भीगे हुए चेहरे पर अब सिर्फ निराशा और पागलपन बचा था। स्कूल चला गया, भविष्य चला गया, सब खत्म हो चुका था। कानूनी रास्तों से भी अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। इस दुनिया और इसके रूल्स ने कभी मेरे और लिन शिया जैसे लोगों को जीने का मौका देने की कोशिश ही नहीं की। तो अब मुझे खुद छीनना था। मैं अचानक मुड़ा और शहर के किनारे मौजूद उस बस्ती की तरफ बढ़ गया जिसे रोशनी और व्यवस्था बहुत पहले भूल चुकी थी। जितना अंदर जाता गया, रास्ते उतने ही अंधेरे होते गए। आखिर में मैं एक ऐसी गली में मुड़ गया जो सबसे गहरी, सबसे गंदी थी। वहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी और उसी पल मेरी आंखें भी पूरी तरह बदल गईं। अगर चाहिए तो जान लगाकर छीनूंगा। लेकिन जैसे ही मेरे कदम आगे बढ़े, एक तीखी और खून जैसी गंध गली की गहराई से मेरी तरफ आई। फिर अंधेरे में 2 लाल रोशनियां चमकी। वो रोशनियां नहीं थी, वो आंखें थी। एक ऐसी सेकंड ऑर्डर शैडो वुल्फ की आंखें जो आमतौर पर शहर की
दीवारों के बाहर दिखाई देती थी। ये बीस्ट अपनी स्पीड और पावर के लिए मशहूर थी। नए सैनिकों के लिए ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। एक आम इंसान अगर इसके सामने आ जाए तो जीतना तो दूर, 3 सेकंड तक जिंदा रहना भी चमत्कार माना जाता था। भागने का विचार मेरे दिमाग में आया जरूर, लेकिन अगले ही पल मैंने उसे दबा दिया, क्योंकि किसी भेड़िए को अपनी पीठ दिखाने का मतलब था और भी जल्दी मरना। इसलिए मैं पीछे नहीं हटा। मैं आधा कदम आगे बढ़ा, अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे किया और बिजली जैसी तेजी से जमीन पर पड़ा एक जंग लगा नुकीला आयरन रॉड उठा लिया। मैंने उसे अपनी छाती के सामने तान दिया। ये मेरी वो इंस्टिंक्ट थी जो मैंने झुग्गी बस्ती के काले बाजारों में चोटें खाकर और हड्डियां तोड़वा कर सीखी थी। जितना ज्यादा दुश्मन ताकतवर हो, उतना ज्यादा डरना मौत को जल्दी बुलाना होता है। सिर्फ उससे भी ज्यादा क्रूर और जान की परवाह न करने वाला बनकर ही बचने की उम्मीद होती है। मैं और शैडो वुल्फ अंधेरी गली में एक दूसरे को घूरते रहे। अगले ही पल वो हिली। उसका शरीर काले धुएं जैसी शैडो बनकर मेरी तरफ झपटा। उसका निशाना सीधा मेरा गला था। मैं उसकी चाल साफ देख भी नहीं पाया। मैं सिर्फ अपनी उन इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा कर सकता था जो अनगिनत मौत जैसी लड़ाइयों में बनी थी। आखिरी पल में मैंने पूरी ताकत से शरीर दाईं ओर मोड़ दिया। छपाक, मेरा गला बच गया, लेकिन उसका पंजा मेरे बाएं कंधे और बाह को चीरता हुआ निकल गया। मांस का बड़ा हिस्सा वहीं उखड़ गया। गर्म खून फव्वारे की तरह बाहर निकला। दर्द इतना भयानक था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। उल्टा उस दर्द ने मेरे अंदर की क्रूरता को और जगा दिया। मैं गर्जा और शरीर के घूमने की ताकत का इस्तेमाल करते हुए आयरन रॉड उसकी आंख की तरफ घोंप दी। वार तेज था, निर्दयी था, लेकिन मैंने शैडो वुल्फ को कम आंका था। हवा में ही उसने अपना सिर मोड़ लिया। आयरन रॉड उसकी आंख में नहीं घुसा, वो सिर्फ उसके सख्त स्कल से टकराया और आधे इंच से भी कम अंदर घुस पाया। शैडो वुल्फ दर्द से पागल होकर दहाड़ी। उसने सिर झटका। मैं रॉड पकड़ नहीं पाया और जमीन पर जा गिरा। इसके बाद असली जंग शुरू हुई। हम दोनों कीचड़ और गंदे पानी में लोटते हुए लड़ने लगे। वो बार बार मेरे शरीर का मांस नोचती रही और मैं भी किसी पागल जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा। मैंने डिफेंस की परवाह छोड़ दी। मेरे पंचेस, नेल्स, एल्बोज और यहाँ तक कि दांत भी उसके शरीर के हर कमजोर हिस्से पर बरस रहे थे। मेरी पीठ पर 3 गहरे घाव बन गए, जिनमें हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। कंधे का घाव लगातार खून बहा रहा था। मेरी स्टेमिना और कॉन्शियसनेस दोनों तेजी से खत्म हो रहे थे। मैं धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। मेरी सांसें बिखर रही थी। आखिरकार शैडो वुल्फ को मौका मिल गया। उसने पूरी ताकत से मुझे दीवार पर दे मारा। मेरे सिर के पीछे जोरदार चोट लगी। आंखों के सामने तारे घूम गए। अगले ही पल उसका भारी शरीर मुझ पर आ गिरा। उसके दोनों पंजे मेरे कंधों को दबाकर मुझे दीवार के कोने में जकड़ चुके थे। मैं हिल भी नहीं सकता था। उसने अपना सिर नीचे झुकाया। उसकी बदबूदार सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। उसके नुकीले दांत मेरे गले से 5 सेंटीमीटर भी दूर नहीं थे। मैं हर दांत पर जमे खून के निशान तक देख सकता था। निराशा बर्फ की तरह मेरे पूरे शरीर में फैल गई। लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में लिनशिया की मुस्कान उभर आई। उसका पीला चेहरा, उसकी हमेशा मुस्कुराती हुई आंखें। भैया, आप एक दिन सबसे ताकतवर टैलेंट यूजर बनोगे। भैया, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मुझे टंगुलू खिलाने ले चलोगे ना? नहीं, मैं हार नहीं सका। अगर मैं हार गया तो लिनशिया का क्या होगा? 10 लाखों जैसी लगने वाली वो 1 लाख की रकम का क्या होगा? अस्पताल की वो बात, इलाज बंद कर दिया जाएगा, उसका क्या होगा? उसी पल जब शैडो वुल्फ अपना जबड़ा खोलकर मेरा सिर कुचलने वाली थी, मेरा बिखरा हुआ दिमाग अचानक अजीब तरह से शांत हो गया। दर्द, डर, गुस्सा, निराशा सब जैसे गायब हो गए। मेरी दुनिया में सिर्फ 2 चीजें बची थी। एक मेरे सामने आता हुआ भेड़िए का सिर और दूसरा मेरा वो टैलेंट जिसे पूरी दुनिया बेकार कहती थी, स्टोरेज स्पेस। स्पेस आखिर है क्या? एक ऐसा बॉक्स जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन वो सच में मौजूद होता है। और अगर वो बॉक्स है तो उसकी बाउंड्री भी होगी, और बाउंड्री जब खुलती और बंद होती है तो वो दिखाई भी देती है और गायब भी हो जाती है। तभी मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा विचार कौंधा, अगर कोई चीज ठीक उसी बाउंड्री के बीच फांस जाए तो? मेरी नजरें शैडो वुल्फ की गर्दन और सिर के जोड़ पर टिक गईं। अगले ही पल मैंने अपनी सारी मेंटल पावर, अपनी सारी विल, यहाँ तक कि अपनी लाइफ फोर्स तक एक ही विचार में झोंक दी। स्पेस का निचला हिस्सा भेड़िए के सिर पर, स्पेस का ऊपरी हिस्सा उसकी गर्दन के ऊपर की हवा में, बाउंड्री बिल्कुल गर्दन और सिर के जोड़ पर। बंद हो जाओ। स्टोरेज स्पेस तुरंत बंद हो गया। मेरे ऊपर दबा हुआ भारी वजन अचानक गायब हो गया। अगले ही पल गर्म और चिपचिपा खून फव्वारे की तरह मेरे चेहरे पर आ गिरा। मैं दीवार से टिककर जोर जोर से सांस लेने लगा। फिर नीचे देखा, मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। मैंने तुरंत अपनी चेतना टैलेंट स्पेस के अंदर भेजी। अगले ही पल मेरा पूरा शरीर कांप उठा। शैडो वुल्फ का सिर शांत तरीके से उसे क्यूबिक मीटर स्पेस के बीचों बीच तैर रहा था। उसकी आंखों में मरने से पहले की हैरानी और अविश्वास अभी भी मौजूद था। कटी हुई गर्दन का हिस्सा इतना चिकना था जैसे किसी ने उसे परफेक्ट ब्लेड से काटा हो। उसी पल मुझे समझ आ गया, मेरे टैलेंट की असली ताकत स्टोरेज नहीं थी, असली ताकत स्पेस बाउंड्री थी। जो भी चीज उस बाउंड्री पर फंसेगी, चाहे वो मांस हो, हड्डी हो या स्टील, उसे स्पेस लॉ सीधे काट देगा। ये कोई सामान्य अटैक नहीं था। ये फिजिक्स का नियम नहीं मानता था, डिफेंस का नियम नहीं मानता था, यहाँ तक कि ताकत के अंतर को भी नहीं मानता था। ये रूल्स लेवल की एब्सोल्यूट कटिंग थी। सेकंड ऑर्डर बीस्ट की खोपड़ी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वो एक ही पल में 2 हिस्सों में बांट गई थी। तो फिर भविष्य में फायर टैलेंट, हार्डनिंग टैलेंट, डायमंड बॉडी या कोई और डिफेंस एबिलिटी अगर स्पेस लॉ को नहीं रोक सकी तो सब बेकार है। जिस टैलेंट को पूरी दुनिया बेकार समझती थी, उसने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखा दिया था। मैं स्पेस में तैरते उस भेड़िए के सिर को देखता रहा। मेरे होंठ धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। फिर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरे मुंह से एक दबी हुई पागल हंसी निकल गई।
वो हंसी पूरी गली में गूंज उठी। उसमें मौत से बच निकलने की खुशी भी थी और किस्मत का असली चेहरा देख लेने की ठंडी क्रूरता भी। लेकिन मैं जल्दी ही शांत हो गया, क्योंकि अभी सबसे जरूरी चीज खुशी नहीं थी, पैसा था। मैंने अपने पूरे शरीर में फैल रहे दर्द को दबाया। फिर उस सस्ते फोल्डिंग नाइफ को निकाला। कभी ब्लैक मार्केट में बीस्ट मटेरियल्स काटने का जो थोड़ा बहुत अनुभव मिला था, उसी के सहारे मैंने शैडो वुल्फ की छाती चीरनी शुरू की। कुछ देर बाद उसके दिल के पास मुझे एक मुट्ठी के आकार का नीले प्रकाश से चमकता क्रिस्टल मिला। सेकंड ऑर्डर बीस्ट कोर, और वो भी काफी हद तक सुरक्षित शैडो टाइप कोर। ऐसी चीजों की ऑफिशियल ट्रेड के लिए लाइसेंस चाहिए होता था, लेकिन अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में यही सबसे मजबूत करेंसी थी। मेरे अनुमान के अनुसार ये कोर कम से कम 3 लाख स्टार कॉइन्स की थी। 3 लाख। लिंशिया की दवा के लिए तो पैसे पूरे हो ही जाते, उसके बाद भी काफी रकम बच जाती। मैंने बीस्ट कोर को स्टोरेज स्पेस में रख लिया, फिर तेजी से सीन साफ करना शुरू किया। भेड़िए की लाश को घसीटकर गली के एक कोने में फेंक दिया। आसपास कुछ मांस के टुकड़े भी डाल दिए, ताकि ऐसा लगे जैसे किसी दूसरे बीस्ट ने उसे खाया हो या किसी गैंग फाइट के बाद जल्दबाजी में शव फेंक दिया गया हो। इसके बाद मैंने अपनी खून से सनी स्कूल यूनिफॉर्म उतारी और सीधे गंदे कूड़ेदान में फेंक दी। वो यूनिफॉर्म उस छात्र की पहचान थी जो हमेशा रूल्स मानता था और दूसरों के हाथों कुचला जाता था। अब वो पहचान खत्म हो चुकी थी। मैंने कूड़े के ढेर से एक बड़ा काला हुडेड कोट निकाला, फिर जेब में बचे आखिरी सिक्कों से सड़क किनारे की दुकान से सबसे सस्ता सफेद प्लास्टिक मास्क खरीद लिया। मास्क पर एक अजीब और हमेशा एक जैसी बनी रहने वाली मुस्कान बनी हुई थी। मैंने हुड पहन लिया, मास्क चेहरे पर लगा लिया और उसी पल एक नया इंसान जन्म ले चुका था। अब मैं सिर्फ रात और साए में घूमने वाला शिकारी था। मैंने खुद को एक नया कोड नेम दिया, जीरो। जीरो मतलब कुछ भी नहीं और जीरो मतलब हर शुरुआत की पहली संख्या। करीब आधे घंटे बाद मैं जियांग चेंगे के सबसे बड़े अंडरग्राउंड ट्रेडिंग सेंटर पहुंच गया, ब्लैक गोल्ड मार्केट। उसका एंट्रेंस एक छोड़े हुए अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट के भीतर छिपा था। दरवाजे पर 2 भारी भरकम गार्ड्स खड़े थे। उनकी कमर पर उभरे हुए हिस्से साफ बता रहे थे कि हथियार छिपे हुए हैं। उन्होंने मेरा मास्क और पुराना कोट देखा और तुरंत मुझे ऐसा शिकार समझ लिया जिसे आसानी से दबाया जा सकता था। रुक, एक स्कार फेस्ड गार्ड ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। कहाँ से आया है ये मास्क पहनकर? रूल्स पता है या नहीं? दूसरा गंजा आदमी और भी सीधा था। उसने हाथ बढ़ाया। अंदर जाना है तो पहले 100 स्टार कॉइन्स की सर्च फी दे। मैं रुक गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। मेरी नजरें दोनों के शरीर पर घूमी, फिर जाकर स्कार फेस्ड गार्ड की कमर पर टिकी। उसकी गन दूरी 1 मीटर से भी कम थी। बिल्कुल सही। स्कार फेस्ड गार्ड ने सोचा मैं डर गया हूँ। उसने हथियार निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही मेरी मेंटल पावर गन बैरल के बीच पहुंच चुकी थी। स्टोरेज स्पेस ओपन, बाउंड्री कवर क्लोज। कटाक! गन बैरल का आधा हिस्सा सीधे जमीन पर गिर पड़ा। कट इतनी साफ थी जैसे शीशा टूटा हो। दोनों गार्ड्स वहीं जम गए। स्कार फेस्ड गार्ड नीचे देखता रह गया, पहले अपनी आधी गन को, फिर जमीन पर पड़े मेटल के टुकड़े को। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उन्होंने देखा भी नहीं था कि मैंने क्या किया। बस इतना देखा था कि स्पेशल अलॉय से बना गन बैरल हवा में गायब होकर आधा रह गया। अज्ञात चीजें ताकतवर दुश्मनों से भी ज्यादा डरावनी होती हैं। गंजे आदमी ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, चेहरे पर जबरन मुस्कान लाई। सर, कृपया अंदर जाइए। मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं, सीधे उस दुनिया में कदम रख दिया जहाँ कानून नहीं, सिर्फ फायदा मायने रखता था। ब्लैक गोल्ड मार्केट बाहर से कहीं ज्यादा विशाल थी और कहीं ज्यादा अव्यवस्थित। हवा में मशीन ऑयल, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल और ओजोन की मिली जुली गंध तैर रही थी। नियॉन लाइट्स हर चेहरे को आधा रोशन और आधा अंधेरा बना रही थी। यहाँ एक्सोस्केलेटन पहनने वाले मर्सनरीज थे, इलीगल मेडिसिन बेचने वाले डीलर्स थे और कोनों में बैठे वे लोग भी थे जो इन्फॉर्मेशन और असैसिनेशन लिस्ट्स की ट्रेड करते थे। मैंने समय बर्बाद नहीं किया, सीधे मार्केट के बीचों बीच खड़ी सबसे शानदार 3 मंजिला इमारत की ओर बढ़ गया। ब्लैक गोल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। काउंटर के पीछे लगभग 200 किलो का मोटा दुकानदार बैठा था। वो एक जेमस्टोन साफ कर रहा था। उसने सिर उठाए बिना पूछा, क्या बेचना है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ बढ़ाया। अगले ही पल ठक, नीले प्रकाश से चमकती बीस्ट कोर काउंटर पर आ गिरी। मोटे आदमी का हाथ रुक गया। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो ब्लैक मार्केट का पुराना खिलाड़ी था। चेहरे का भाव एक पल में बदल गया। उसने कोर उठाई, थोड़ी देर देखने का नाटक किया, फिर लापरवाही से वापस काउंटर पर फेंक दी। साधारण माल, एनर्जी भी काफी मिक्स्ड है, बस सेकंड ऑर्डर एंट्री लेवल। 1 लाख स्टार कॉइन्स। बेचना है तो बेचो। ये बार्गेनिंग नहीं थी, लगभग खुली लूट थी, लेकिन मैं उससे ज्यादा समझदार था। मैं बिना कुछ कहे मुड़कर चल पड़ा। रुको, 2 लाख। मैं चलता रहा। 2,50,000, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तभी मैं रुका, आधा मुड़कर उसकी तरफ देखा। पीली रोशनी में मेरा मुस्कुराता मास्क और भी डरावना लग रहा था। 3 लाख, सीधे अनोनिमस ब्लैक कार्ड में ट्रांसफर। मोटे आदमी के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठी। आखिरकार उसने दांत भींचकर सिर हिला दिया। कुछ मिनट बाद एक पूरी तरह काली मेटल कार्ड मेरे सामने रखी गई। उस पर कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। मैंने कार्ड उठाई और बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बाहर निकला, मोटे आदमी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने कोने में बैठे एक विशालकाय आदमी की तरफ देखा जो शराब पी रहा था, फिर गर्दन हल्की सी हिलाई। उसका मतलब साफ था, खत्म कर दो। वो आदमी हंसा, फिर 4 टैटू वाले गुंडों को साथ लेकर चुपचाप मेरे पीछे निकल पड़ा। लेकिन मुझे शुरुआत से ही उन 5 की मौजूदगी का पता था और रास्ते में मैंने अपने टैलेंट का एक नया इस्तेमाल भी खोज लिया था। मैंने चलते समय एक छोटा पत्थर उठाया, एक कदम के दौरान उसे स्टोरेज स्पेस में रखा और अगले कदम के साथ उसे सामने छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि पत्थर ने मेरी रनिंग मोमेंटम को अपने अंदर बनाए रखा। जैसे ही बाहर निकला, वो गोली की तरह आगे निकल गया। उसी पल मुझे एहसास हुआ, स्टोरेज स्पेस सिर्फ चीजें स्टोर नहीं कर सकती, वो मूवमेंट भी स्टोर
कर सकती है और फिर उसे रिलीज कर सकती है। तुरंत मेरे दिमाग में एक नया काउंटर किल प्लान बन गया। मैं जानबूझकर उन पांचों को ब्लैक मार्केट की भूल भुलैया जैसी गलियों में घुमाता रहा। आखिरकार मैं एक छोड़े हुए अंडरग्राउंड लेवल 3 पार्किंग लॉट में पहुंचा। अंधेरा, सुनसान, कोई इंसान नहीं, कोई कैमरा नहीं। मुसीबत खत्म करने के लिए बिल्कुल सही जगह। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जैसे ही मैं रुका, पांचों अलग अलग दिशाओं से बाहर निकल आए। उन्होंने मेरे सभी रास्ते बंद कर दिए। उनका लीडर अलॉय मचेटे पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर शिकार से खेलने वाली बिल्ली जैसी मुस्कान थी। बड़े भाग रहे थे। बच्चे, कार्ड छोड़ दे और जो कुछ भी तेरे पास है सब दे दे। शायद आज हमारा मूड अच्छा है तो तुझे कम दर्द देंगे। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। पीली रोशनी में सफेद मुस्कुराता मास्क बेहद अजीब और डरावना दिख रहा था। मैंने न गुस्सा दिखाया न कोई धमकी दी। मैंने बस बिल्कुल ठंडी और भावनाहीन आवाज में पूछा, तुम लोगों के सिर पहले देखे हैं? मेरे सवाल पर वो भारी भरकम आदमी एक पल के लिए रुक गया। फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दोनों हाथों से अलॉय मचेटे पकड़ी और पूरी ताकत से मेरे सिर पर वार कर दिया। हवा को चीरती हुई धार सीधा नीचे आई। अगर सामने कोई आम इंसान होता तो ये वार सिर से लेकर छाती तक उसे 2 हिस्सों में बांट देता। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, बल्कि मैं उसी धार की तरफ एक कदम आगे बढ़ गया। जैसे ही तलवार नीचे आई, स्पेस बाउंड्री पहले ही ब्लेड के ऊपर से गुजर चुकी थी। सबसे तेज धार वाला अगला हिस्सा अचानक हवा में गायब हो गया। उस आदमी के हाथ में अचानक वजन बदल गया। उसने पूरी ताकत लगाई थी लेकिन वार खाली चला गया। उसका शरीर आगे की तरफ लड़खड़ा गया और उसी पल मैं उसकी 1 मीटर की दूरी के अंदर पहुंच चुका था। स्पेस ओपन, बाउंड्री कवर, स्पेस क्लोज। उसके चेहरे पर छाया हुआ गुस्सा और क्रूरता एक पल में जम गया। अगले ही सेकंड लाल खून आसमान की तरफ फव्वारे की तरह उछला। जिस शरीर का सिर अब नहीं था वो अभी भी आगे बढ़ने की